हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ये 2016 सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका आधा पार्ट मतलब सोशल साइंस का आधा पार्ट यानी कि 31 से 60 तक मैं लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। यहाँ तक 60 तक। अब हम 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में 61 से हम स्टार्ट करेंगे। 61 से 90 तक का सोशल साइंस का जो पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 है, गढ़कंटका के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। गढ़कंटका के जो गोंड राज्य है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब हम पढ़ रहे थे आदिवासियों के बारे में, जनजातियों के बारे में। तो उस चैप्टर में ये गढ़कंटका के गोंड के बारे में है। पहला है, यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना। दूसरा है, यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। बिल्कुल सही है। ये जो गढ़कंटका राज्य था बहुत ही समृद्ध राज्य था और जंगली हाथियों को पकड़कर और ये दूसरे राज्यों में निर्यात करके इन्होंने बहुत सारा धन कमाया था। फिर है, 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया और उन्हें रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं, रानी दुर्गावती द्वारा क्या हुआ था, हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था, बल्कि रानी दुर्गावती जो ये बुंदेल राजपूत की पुत्री थी, रानी दुर्गावती, जो कि गढ़कंटका के राजा की पत्नी थी, यानी कि गढ़कंटका के राजा ने उनसे विवाह किया था। और रानी दुर्गावती उस युद्ध में थी, अपने पुत्र के साथ उस युद्ध में थी जिसमें कि वो हार गई थी। ठीक है, यह राज्य केवल नगरों से बना था। नहीं, ये राज्य केवल नगरों से नहीं बना था, यहाँ पे क्या था कि जंगलों का भी क्षेत्र इसमें था। इससे संबंध में आता है कि ये क्या था कि ये जंगली हाथियों को पकड़ रहे, मतलब क्या था कि इसमें जंगलों का क्षेत्र भी इस राज्य में आता था। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। तो आपके क्वेश्चन से ये समझ में आ जाता है आपको कि अगर हम गढ़कंटका के बारे में कोई क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके बारे में एक एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आता है। तो हमें क्या होता है कि एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके समझना होता है। तो इसके लिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए हर वीडियो में आपको बताती हूँ आप थ्योरी जरूर पढ़िए। मेरी थ्योरी की क्लासेस हिस्ट्री ज्योग्राफी की चैनल पे अपलोड हो चुकी है। पॉलिटी में करवा रही हूँ अभी, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि अब बहुत कम समय रह गया है। सही में अब मुश्किल से 20 से 25 दिन मान के चलिए कि आपके पास समय है, तो बहुत कम समय रह गया। तो इतने समय में हम कैसे तैयारी करें, तो इसमें डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। कम समय रह गया है, आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तैयारी। बस ये है कि अब आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। पर डे 3 से 4 घंटे आप टाइम दीजिए इस सीटेट के लिए, क्योंकि अब कम समय में ज्यादा तैयारी करने के लिए तो हमें टाइम देना ही पड़ेगा। थ्योरी पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। थ्योरी हर दिन कोशिश करिए, जैसे कि सिक्स में ज्योग्राफी में भी बहुत कम पार्ट है, लेकिन याद रखिएगा ज्योग्राफी का जो 6 क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, तो उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए। सिविक्स की ज्योग्राफी, ये सिक्स क्लास की सिविक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत कम समय में 6 क्लास की सिविक्स को आप मतलब कि 1 से 2 दिन में पूरा सिविक्स आप 6 क्लास की कर सकते हैं। 8th क्लास में वही है, आप कोशिश करिए कि जो 6th क्लास की सिविक्स है उसे एक दिन में पूरा करिए। 8th क्लास की सिविक्स का भी 7th का भी वही है, एक ही दिन में सिविक्स का आप पूरा कर लीजिए। ज्योग्राफी में 2-2 दिन का टाइम दीजिए, 2-2 चैप्टर में, एक एक क्लासेस में। ठीक है, जैसे 6th 2 दिन में, 7th 2 दिन में, 8th में थोड़ा टाइम लगेगा। हिस्ट्री में टाइम लगेगा, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री में चीजें भी समझने के लिए, याद करने के लिए ज्यादा है। बाकी उन बच्चों के लिए या सभी बच्चों के लिए मैं मैराथन क्लासेस करवाऊंगी। अब कल या परसों से मैराथन क्लासेस में स्टार्ट करूंगी। मैराथन क्लासेस में मेरे हर क्लास का, यानी कि ज्योग्राफी 6 क्लास की पूरी ज्योग्राफी, 6 क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस क्लासेस में, एक क्लास में आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की क्लासेस में बहुत जल्दी कल या परसों ही आपको इस तरह की क्लासेस मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो क्लास आप जरूर ज्वाइन करें, जरूर देखें। और मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आप लाइव क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। लाइव क्लासेस के लिए मैं लाइव क्लास भी लूंगी। लाइव क्लासेस से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, आपको जो भी डाउट है आप उस समय मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डाउट मतलब तभी के तभी वो डाउट क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो लाइव क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो लाइव क्लासेस के लिए आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो मैं लाइव क्लासेस जरूर कराऊंगी। उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कब कंफर्टेबल है लाइव क्लासेस के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 2, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया किस काल की कृति है? तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। जो एलोरा की गुफाओं के जो चित्र हैं ये 2018 में भी एलोरा की गुफाओं से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्या है? राष्ट्रकूट काल की कृति है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु विनिमय, वस्तु यानी कि सामान, विनिमय मतलब कि लेन देन। तो वस्तु विनिमय पद्धति में क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। मान लीजिए कि मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और मुझे जाके मार्केट में कुछ और चीज, कपड़े खरीदने या जूते खरीदने हैं। बुक में बिल्कुल एग्जाम्पल यही है, गेहूं और जूते वाला, ठीक है। मुझे अगर जूता खरीदना है, मेरे पास गेहूं है, मुझे जूता खरीदना है, तो मैं क्या करूंगी, वो गेहूं लेकर जाऊंगी जूते वाले के पास। उससे अगर रिक्वायर होगा उस गेहूं का तो वो गेहूं लेके मुझे जूता दे देगा। वरना अगर मान लो कि उसे गेहूं के बदले उसे जूते के बदले दाल चाहिए, तो फिर मुझे कहाँ जाना होगा? जो मंडी में दाल बेच रहे हैं वहां जाना होगा वो गेहूं लेकर। वो गेहूं उन्हें दूंगी, मैं वहां से दाल ले लूंगी उसके बराबर, फिर जूते वाले के पास जाके उससे जूते लेंगे। मतलब वस्तु विनिमय पद्धति में यही होता है कि वस्तु के बदले वस्तुओं का मतलब लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो यही है, इस वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग होता है। नहीं होता धन का प्रयोग इसमें। यह वस्तुओं की लेन देन को आसान बनाती है, ये वस्तुओं की लेन देन को बहुत कठिन बनाती है, जो अभी मैं आपको समझाऊंगी। यह खर्चीली और समयासाध्य है। समयासाध्य यानी कि समय को बचाने वाली नहीं है, समय ज्यादा इसमें लगता है, समय को बचाती नहीं है। 4 है, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का अदला बदली करती है। तो हमारा 4 ऑप्शन सही है कि ये धन की अदला बदली किए बिना वस्तुओं की, मतलब सॉरी, धन के उपयोग के बिना वस्तुओं की अदला बदली करती है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है कि वस्तु विनिमय पद्धति मतलब कि आसान क्यों नहीं माना जाता, उसमें क्या दिक्कत आती थी? तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि मैं गेहूं लेके मार्केट जाती हूँ जूता खरीदने के लिए। अब जो जूता बेच रहा है उसे गेहूं का रिक्वायर नहीं है, उसे गेहूं नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसे दाल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि अपना गेहूं लेके फिर दाल वाले के पास जाऊंगी जो दाल बेच रहा हो, वहां पे एक्सचेंज करेंगे हम। मान लो कि दाल वाले को भी गेहूं नहीं चाहिए, उसे चावल चाहिए, तो मैं चावल वाले के पास जाऊंगी, वहां से गेहूं एक्सचेंज करूंगी, वो दाल वाले को दूंगी चावल, फिर चावल के बदले दाल लेके, फिर वो दाल लेके जूते वाले के पास आएंगे। एक लंबा प्रोसेस होता है ना। तो वस्तु विनिमय पद्धति में ज्यादा चांस यही होते हैं कि इस तरह का, मतलब कि वहां पे प्रॉब्लम आ सकती थी, आती थी। तो जो वस्तु विनिमय पद्धति होती है वो आसान पद्धति नहीं है, बल्कि वो कठिन है। उसमें बहुत ज्यादा परेशानियां आती थी, लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान होते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो छत्रक शैल रेगिस्तान में पाए जाते हैं। छत्रक शैल मशरूम टाइप का शैल होता है, शैल नहीं, मतलब कि जो रेत होता है उसी का मशरूम टाइप का आकार बन जाता है, उसी को छत्रक शैल कहा जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो रेत के जो पहाड़ होते हैं, तो वहां जो हवाएं चलती हैं, हवाएं नीचे से चलती है और नीचे से उस पहाड़ को काटती जाती है, रेत के पहाड़ को याद रखिएगा, वो पत्थर के पहाड़ को नहीं, रेत के पहाड़ को नीचे से काटती जाती है। तो उससे क्या होता है, नीचे से कटने के कारण वो छत्रक के आकार का, यानी कि मशरूम के आकार का बन जाता है। तो उसी को छत्रक शैल कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। क्लियर है? और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पाई जाती है, जो कि ज्योग्राफी के चैप्टर में करा चुकी हूँ मैं। अब मैराथन क्लासेस में फिर से वो सारी चीजें कराऊंगी। इससे पहले जिसके पास टाइम है या फिर जो ज्योग्राफी की क्लासेस मेरी देख चुके हैं, उनके लिए सब कुछ क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है? आयन मंडल इस परत का एक भाग है, नहीं है क्षोभ मंडल का भाग आयन मंडल। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आकर जल जाते हैं। मध्य मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में होती है, तो बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में हमारी ओजोन की परत पाई जाती है। मध्य मंडल में क्या होता है? उल्का पिंड, अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड आता है जल जाता है। और बाह्य वायुमंडल को हम आयन मंडल भी कहते हैं। क्लियर है? फर्स्ट का ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये जो
हमारी वायुमंडल की परतें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मैराथन क्लासेस में ये करवाऊंगी, लेकिन इससे भी बेस्ट आपके लिए यही है कि एक बार मेरी जो ज्योग्राफी की क्लासेस है उसे जाके आप जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ कि ये क्लासेस आप जरूर देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चिकित्सा पर्यटक, पहले होता क्या है वो समझा देती हूँ। चिकित्सा पर्यटक वो होते हैं जो इलाज करवाने के लिए भारत आते हैं। अब इलाज करवाने के लिए वो भारत क्यों आते हैं? क्योंकि भारत में सस्ते डॉक्टर मिल जाते हैं, उनकी इलाज का खर्चा भारत में दूसरे देशों से कम पड़ता है, इसलिए वो इलाज करवाने के लिए भारत आते हैं। अच्छे डॉक्टर, मतलब कि अच्छा इलाज और सस्ता इलाज भारत में उन्हें मिलता है, इसलिए वो भारत आते हैं इलाज करवाने के लिए। ठीक है, तो चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार करें। क्या है? ये विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, मैं अभी बता चुकी हूँ कि अच्छी सुविधा कम मतलब कि कम खर्चे पर अच्छी सुविधा उन्हें यहाँ पे प्राप्त होती है। दूसरा है, वे भारत के भीतर ही के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त होता है। तो बी हमारा गलत है। जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उसे चिकित्सा पर्यटक बोला ही नहीं जा सकता। भारत में चिकित्सा पर्यटक क्यों बोला जाएगा उन्हें? पूरा भारत हमारा एक है कि भारत पूरा ही एक है, हम किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। विदेश के लोग जब हमारे भारत में आते हैं इलाज के लिए तो उसे चिकित्सा पर्यटक बोला जाता है। तो ए सही है और बी गलत है। ठीक है, ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि? रमाबाई जो महिला थी, इसकी स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, हिस्ट्री में है, इसकी स्टोरी में बता चुकी हूँ। इनका क्या था कि ये रात के अंधेरे में चोरी छुपे पड़ती थी। ठीक है, जो डिबिया डिबिया बोलते हैं, जो पुराने जमाने में एक सीसी में तेल डाल के एक बत्ती सा, कपड़े की बत्ती सी बना के उससे जलाया जाता था, उसे डिबिया बोलते। तो उस डिबिये के उजाले में वो रसोई में जाकर चुपके से पढ़ती थी। वो कभी स्कूल नहीं गई, वो घर में ही पढ़ाई की, लेकिन घर में ही पढ़ के वो इतनी मतलब ये बोल सकते इतनी विद्वान हो गई कि उन्होंने पुस्तक भी लिखे थे, और इसलिए उन्हें क्या बोला गया था? पंडिता। पंडिता की उपाधि दी गई थी, पंडिता रमाबाई की उपाधि दी गई थी। तो क्यों दी गई थी? देखिए क्या है, उनके मिशन के विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यवसायिक कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की शिक्षा भी दी। ये नहीं होगा, उन्होंने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा, वो उन्होंने अपने आप पढ़ना लिखा सीखा था। वो संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, चोरी छुपे जो पांडुलिपि होता है वो पांडुलिपि लेके जाती थी, उससे चोरी छुपे वो पढ़ती थी। ठीक है, एक एक शब्द पढ़ती थी उससे, और एक एक शब्द मतलब क ख ग घ से लेके संस्कृत में पूरा वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गई थी संस्कृत की, और इसी कारण उन्हें पंडिता बोला गया था, क्योंकि संस्कृत पढ़ना लिखना जानना उस समय बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी, बहुत ही ज्ञानी पुरुष की या महिला की निशानी थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों ने में से किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ये वाला क्वेश्चन भी 2018 में आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरे 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 2016 सितंबर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मतलब कि रिपीट किए हुए हैं। दो, ये सितंबर वाला ये जो अभी मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, 2018 वाला एक बार आप दोबारा से जाके देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डाल चुकी हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि जो इसमें आया था वही क्वेश्चन उसमें आया है। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में ये मतलब कि ये निर्णय लिया था इसने कि बहादुर शाह जफर के बाद बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके वंशजों को राजकुमार की उपाधि दी जाएगी, ये कहा था उसने लॉर्ड कैनिंग ने। और ये क्वेश्चन भी कभी आता है कि आखिरी मुगल बादशाह कौन थे, तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? औपनिवेशिक शिक्षा पे गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत, याद रखिएगा, गांधी जी का क्या था कि गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा
भारतीयों को मिले। वो चाहते थे कि भारतीय अपनी शिक्षा ग्रहण करें और बेसिक एजुकेशन उनका एक शिक्षा का माध्यम था, बेसिक एजुकेशन की, जो खेती करना, टोकरी बनाना, यानी कि कुटीर उद्योग की शिक्षा भी बच्चों को मिले, और अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे वो। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन गलत है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। बिल्कुल सही, गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजी में जो दी जा रही शिक्षा है वो भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से बिल्कुल काट रहा है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा किया। ये भी सही है, ये भी गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने क्या किया, भारतीयों के मन में हीनता का भाव पैदा कर दिया, क्योंकि भारतीयों को ये लगता था कि जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और चूंकि हम हिंदी और संस्कृत बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, फारसी जो भी बोलते थे ये बोलते हैं, तो हम ज्यादा ज्ञानी नहीं है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे वो हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया है। ये भी गांधी जी का मानना था। तो ये तीनों तो गांधी जी का मानना था ही औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया है। तो ये चीज नहीं मानना था गांधी जी का, मौखिक ज्ञान पर अधिक बल नहीं देते थे, बल्कि पढ़ने और लिखने की शिक्षा पर अंग्रेजी शिक्षा में गांधी जी का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा है वो पढ़ने लिखने की पढ़ने और लिखने पर अधिक बल दे रहे थे, मौखिक शिक्षा पर अधिक बल नहीं दे रहे थे। तो ये गलत है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि मौखिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है, बल्कि मौखिक शिक्षा पर हमारे जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें बल दिया जाता था। मौखिक शिक्षा पे कि टीचर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट उसको, टीचर मतलब बोल के सुना रहे हैं और स्टूडेंट उनको सुन रहे हैं, ना कहीं लिखना होता था, ना कोई बुक होती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। 1857 के विद्रोह में के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आई परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बिल्कुल सही है, 1857 के विद्रोह का मैं पढ़ा चुकी हूँ, हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हैं हिस्ट्री का चैप्टर, और मैंने आपको उस समय बोला था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। अभी जो आपका सीटेट का पेपर होगा उसमें भी आ सकता है, मैं क्लियर तो ये नहीं बोल सकती कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात कम किया जाए। तो ये गलत है, उसमें यह तय किया गया था कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया जाए और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उसमें क्या हुआ था, अंग्रेजों को मतलब कि वैसे, सॉरी अंग्रेजों को नहीं, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम को शक की दृष्टि से देखा जाने लगा था उसके बाद 1857 के विद्रोह के बाद, कि उनका क्या मानना था कि मुस्लिम ही इस विद्रोह के सबसे ज्यादा, मतलब कि मुस्लिम के कारण ही विद्रोह हुआ है, तो उन्हें शक की दृष्टि से देखा जाने लगा था और उनके अधिकारों को, उनके जमीनों को ज्यादातर छीना गया था। ठीक है, तो इसमें ए हमारा सही है, बी गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्या है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे। नमक सत्याग्रह हमारा 1930 में हुआ था, याद होगा आपको, जिसे नमक सत्याग्रह भी बोला गया है, दांडी यात्रा भी बोला गया है। तो उसमें जो दक्षिण भारत में जो उसके एक वयोवृद्ध यानी कि जो वृद्ध नेता थे वो कौन थे, श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया। ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में किसे समर्पित किया। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है बेटा, ये क्वेश्चन भी शायद 22 या 23 में आ चुका है। तो गुलामगिरी को किसमें समर्पित किया है, किसके लिए समर्पित किया है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक ज्योतिराव फुले लिख रहे थे वो अमेरिका में जो दास थे, उस समय क्या हुआ था कि अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो खत्म हो गई थी। अमेरिका भी यूरोपियों के अधीन था और वहां पे दासों की प्रथा थी, तो उन दासों को आजाद कर दिया गया था। तो गुलामगिरी जो पुस्तक थी वो उन्हीं को समर्पित था, अमेरिका के दासों को। ठीक है, और ज्योतिराव फूले अपने आप को दलित कहते थे और भारतीय के जो दलित थे उनकी मतलब उनकी तुलना वो अमेरिका के दासों से लगा रहे थे, और इसी के लिए उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, तो ज्योतिराव फूले ने लिखी है। देखिए, क्या उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे, नहीं, उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, ये भी नहीं है, उन अमेरिकनों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। तो ये बिल्कुल सही है, अमेरिका में जो गुलाम थे उनको मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, तो उन्हीं को ये पुस्तक समर्पित थी। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उच्च न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके संबंध में दिए गए दो कथनों पर
विचार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, जो उच्च न्यायालय है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक होता है, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो कि राज्य के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। तो क्या है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही होता है। गलत है, इनकी नियुक्ति जो होती है वो एग्जाम से होता है, कोई राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श नहीं होता, बल्कि एक पेपर देके उनका एग्जाम होता है, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। तो ए हमारा सही है और बी गलत है। अब उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता रही हूँ कि हाईकोर्ट में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आता है कि मान लीजिए कि दो राज्यों के बीच अगर कोई मतभेद हो रहा है तो हम किस कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसका मतलब कि दो न्यायालयों के बीच अगर मतभेद हो रहा है तो उसका जो न्याय होगा कहाँ पे होगा, कौन से कोर्ट में होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखिएगा। अगर राज्य के अंदर कोई भी काम होता है, कोई गलत काम होता है, तो उसका निर्णय कहाँ पे होगा, तो उसका निर्णय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कुछ गलत होता है तो उसका निर्णय कहाँ होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। हम कहाँ जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसमें पुर्तगाली यूरोप से भारत से यूरोप ले गए थे, जिसे निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। तो कैलिको कलकत्ता में पाए जाने वाला एक सूती कपड़ा था, जिसे कैलिको बोले थे, जिसे पुर्तगाली कहाँ भारत से यूरोप लेके गए थे। ठीक है, ये बहुत ही पतला कपड़ा होता था, बहुत ही बढ़िया किस्म की सूती कपड़ा होता था। तो कैलिको क्या है, सूती कपड़ा। भी याद रखिएगा, कैलिको अधिनियम भी था, जो कैलिको अधिनियम यूरोप में चला था। वो कैलिको अधिनियम क्या था कि भारतीय सूती कपड़े पे रोक लगाने के लिए कैलिको अधिनियम चलाया गया था। उसमें यह था कि अगर कोई भी यूरोपीय, कोई भी अंग्रेज भारतीय सूती कपड़े का एक रुमाल भी अपने पास रखता है तो भी उसे 3 साल की सजा होती थी। ये था कैलिको अधिनियम। लेकिन यहाँ पे पुर्तगाली की बात आ रही है, तो पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे, तो वो सूती कपड़ा है। ठीक है, सूती कपड़ा जो कलकत्ता में पाया जाता था उसे कैलिको कहते थे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कि 6 to 10 विषय का भार बहुत ज्यादा है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। पहला क्या है, क्रियाकलाप छोड़ दे क्योंकि उनका परीक्षण नहीं होता। बिल्कुल गलत है। क्रियाकलाप यानी कि प्रोजेक्ट या स्किल बेस पे जो काम होते हैं उसी से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, तो वो तो करवाना ही है हमें। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स बनवाएं। ये भी गलत है, नोट्स लिखवाएं, हमें रटवाना नहीं है कि सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों को हम पहचान के उसके नोट्स बनाए, तो हमें रटवाना नहीं है बच्चों से। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे, तो जल्दी जल्दी पढ़ाना भी गलत है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ा दे तो टीचर सिर्फ अपना काम पूरा कर रहे हैं। हमें बच्चों को समझा के बच्चों के लेवल के अनुसार पढ़ाना है, ये नहीं कि अपना काम खत्म करना है। ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। तो ये हमारा सही है कि ऐसी विषय वस्तु यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा वो पाठ्यक्रम बोल सकते हैं हम कि ऐसा पाठ्यक्रम हम डेवलप करें जिससे क्या होता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सभी चीजों को जो मतलब कि उसका सिलेबस होता है, सिलेबस से आगे बढ़ के सभी चीजों को वो क्लियर कर सके, उनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सके। ऐसे पाठ्यक्रम को, ऐसे थेम्स को, ऐसे पाठ्यक्रम को हम विकसित करें। नेक्स्ट है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है। मतलब बहुत अधिक गहराई में जो खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। छिद्र यानी कि छेद, पाइप का तरह छेद बनाया जाता है। तो ऐसे खनन, इस प्रकार के खनन को क्या कहे जाते हैं। अधिक गहराई से जो छेद बना के, छिद्र बना के जो खनिज को निकाला जाता है वो पेट्रोलियम होता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का वो लिक्विड खनिज होता है, तो वो क्या होता है, कूप की खनन यानी कि कूप, कीप के द्वारा उससे निकाला जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं कूप की खनन। जो विवृत खनन होता है, ये बिल्कुल जो ऊपर ऊपर होता है खनिज, उसको निकालने के लिए ये काम आता है। ठीक है, उत्खनन का मतलब होता है खनिज को जमीन से निकालना। प्रवेधन का मतलब होता है कि तोड़ के किसी चीज को बाहर निकालना। कूप की खनन का मतलब होता है कि बहुत अधिक गहराई में जाकर किसी खनिज को, मतलब एक छेद के द्वारा किसी खनिज को बाहर निकालना।
नेक्स्ट है लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। लद्दाख में पाया जाने वाला एक यूरेनियम एक उदाहरण। तो लद्दाख में जो यूरेनियम की मतलब के बारे में पता चला है उसका अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पता है कि वहां पे यूरेनियम है। तो वो किस तरह का संसाधन है? वो संभाव्य संसाधन है कि हम भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि संभावना है कि हम उस संसाधन का इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं, इसलिए उसे क्या बोला गया है? संभाव्य संसाधन। ठीक है। वास्तविक संसाधन क्या होता है कि जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। भंडार संसाधन क्या होता है? कहीं पे संसाधनों का बहुत ज्यादा भंडार है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन क्या होता है कि जिसकी संभावना है कि हम भविष्य में उस संसाधन का इस्तेमाल कर पाएंगे, हमें पता है कि वहां संसाधन है लेकिन अभी फ्यूचर में हम उस संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम संभाव्य संसाधन बोलते हैं। नेक्स्ट है गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जो गर्म जल के झरने हैं से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी कि गर्म जल के झरने कैसे बनते हैं? जो झरने होते हैं गर्म जल के, वो कैसे गर्म हो जाता है? क्या वहां पे हम कोई हीटर लगाते हैं? नहीं लगाते। कैसे गर्म होता है? सौर ऊर्जा से होता है। नहीं, सूर्य की रोशनी इतनी तेज तो नहीं है कि नदियों के पानी को गर्म कर दे। ज्वारीय ऊर्जा से भी नहीं होता, पवन ऊर्जा से भी नहीं होता। वो क्या होता है? भूतापीय ऊर्जा, यानी कि जमीन के अंदर अगर कोई ऊर्जा है बहुत ज्यादा, जिससे कि क्या होता है कि वहां से जो पानी ऊपर आ रहा है वो पानी बिल्कुल गर्म हो जा रहा है, इसी से गर्म जल के झरने बनते हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा से। क्लियर है। नेक्स्ट, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से क्या है? रोपण कृषि क्या होता है? ये एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है और ये एक एक पौधे को, जैसे हम एक एक पौधा फ्लावर कुछ लगाते हैं ना, रोप के मिट्टी की कुड़ाई करते हैं फिर उसमें पौधे को लगाते हैं, वो होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि में चाय, कॉफी, गन्ना, केला, आम, मतलब कि इस तरह के पौधे उसमें लगाए जाते हैं। नील की खेती भी रोपण कृषि का ही उदाहरण था। तो क्या है? सही विशेषता का चयन कीजिए रोपण कृषि की। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। सिर्फ पूरे परिवार के साथ लग के रोपण कृषि नहीं हो सकती, इसमें श्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे मजदूर इसमें लगे रहते हैं। यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। रोपण कृषि कहीं भी की जा सकती है, बहुत सारे फसल होते हैं रोपण कृषि के लिए, तो जिस तरह का अक्षांश चाहिए वहां पे उस तरह की रोपण कृषि की जा सकती है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, जरूरी नहीं है इसमें प्रति एकड़ उपज ज्यादा भी होती है, कुछ फसल ऐसी होती है उसमें कम भी हो सकती है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ये वाणिज्यिक कृषि है, यानी कि इसे रोपण कृषि, मान लीजिए चाय, कॉफी, गन्ना, क्या ये हम डेली इस्तेमाल में लाते हैं? चाय, कॉफी, गन्ना के बगैर भी हम रह सकते हैं। गन्ना से जैसे चीनी बन गया, गुड़, इसके बगैर भी हम रह सकते हैं ना। ये किस लिए उगाया जाता है? व्यापार करने के लिए, वाणिज्य करने के लिए, इसलिए ये वाणिज्यिक प्रकार की कृषि होती है जो बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। ओके। नेक्स्ट है मध्य और शीर्ष प्रवर्धन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? मध्य और शीर्ष प्रवर्धन मतलब कि मध्य यानी कि बिल्कुल बीच में है और बहुत ही वहां की जो फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, कि प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने पर विशेष लाभ किसे मिल रहा है? तो बेंगलोर को मिल रहा है। ठीक है। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। जो राज्य की विधायिका होती है उससे क्या अभिप्राय है? कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, देश का प्रत्येक नागरिक। याद रखिएगा, जो हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका जो कानून बनाते हैं उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका वो होता है जो कानून लागू करता है, ठीक है, लागू करवाता है। और न्यायपालिका जो हमारे तीनों कोर्ट है वो तीनों न्यायपालिका है। तो यहाँ में राज्य की विधायिका की बात की गई है, तो कानून बनाने वाले और जो कानून बनाते हैं, हमारे लिए कानून बना रहे हैं, मैं अभी पॉलिटी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं वो कौन होते हैं? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। वो कहीं से कोई और व्यक्ति कानून नहीं बना सकता, वही कानून बना सकता है जो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो अब इसमें यही क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, मतलब क्या होता है? कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह, नहीं, ये कार्यपालिका का काम है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये न्यायपालिका है। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, तो ये बिल्कुल सही होगा, विधायिका वही होता है जो हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक, देश का प्रत्येक नागरिक भी विधायिका नहीं होता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल करिएगा और कर सकते हैं, मुझे पता है, अगर आप थ्योरी भी साथ के साथ देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? फौजदारी कानून के अंतर्गत
मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो फौजदारी कानून होता है वो क्या होता है? क्रिमिनल लॉ। ठीक है, क्रिमिनल लॉ यानी कि कहीं कोई क्राइम होता है तो उसे हम क्रिमिनल लॉ या फौजदारी कानून बोलते हैं। अंतर्गत मामले के निवारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। ये तो सही है कि सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी होती है, लेकिन ये गलत है कि यह केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दर्ज कराई थी। सिर्फ प्रभावित पक्ष की ओर से नहीं, दोनों पक्षों की ओर से याचिका दायर कराई जा सकती है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि पहले पुलिस के पास मामला दर्ज कराया जाता है, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR जिसे हम बोल सकते हैं वो दर्ज कराई जाती है, उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दर्ज करानी पड़ती थी। ये भी गलत है। सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है, इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। ये तीनों ही गलत है, हमारा सही ऑप्शन 2 है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका क्या होती है? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस हिरासत में जो बयान दिया जाता है उसे कभी भी आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस मारपीट के या धमका के भी गलत बयान अपने पास नोट करवा सकती है, तो उसे कभी भी आरोपी के खिलाफ अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देती है। ये बिल्कुल सही है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है कि उसे मार पीट के कुछ मतलब कि उससे कोई भी सबूत इकट्ठा कर ले या फिर कोई भी बयान उससे ले। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन हम आगे के भी ऑप्शन देखेंगे। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं यह निर्धारित करना पुलिस का काम है, बिल्कुल नहीं है, ये कोर्ट का काम है, अदालत का काम है। ओके, नेक्स्ट है, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकता है। पुलिस कहीं से दाखिल नहीं कर सकता, पुलिस की बात अदालत में नहीं मानी जाती, अदालत खुद देखती है गवाह की सुन के कि कौन क्या कितना दोषी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आता है हर बार, मौलिक अधिकार भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। न्यायालय में बाध्यकारी हैं, ये गलत है। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं, मतलब कि सभी मौलिक अधिकार ऐसा थोड़ी नहीं कि सभी हमें न्यायालय जाके ही मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का शोषण हो रहा है तो उसके लिए वो दूसरे न्यायालय मतलब उसके लिए वो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे साथ मतलब कि कुछ न्याय हुआ है जो हमें गलत लग रहा है तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर वो निर्णय हो गया और वो भी हमें गलत लग रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब उससे ऊंचे न्यायालय में हम जा सकते हैं अपने न्याय की मांग करने के लिए। ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ए हमारा गलत है, बी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों ही सही। इसमें यह भी माना गया है कि ए और बी दोनों सही है, तो ये भी सही क्यों होगा? भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय से बाध्यकारी है। न्यायालय से बाध्यकारी क्यों माना गया है? क्योंकि अगर देखें तो हम बाध्यकारी भी हो सकता है कि हम किसी के लिए भी अगर कोई भी हमें नहीं मिलता तो जो सबसे लास्ट वाला मौलिक अधिकार होता है क्या होता है वो? संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार के तहत हम न्यायालय में जा सकते हैं, तो न्यायालय से बाध्यकारी माना जाता है कि कोर्ट के लिए बाध्यकारी वो होता है। नेक्स्ट क्या है? देखिए ये है नीचे दिए गए
86 से 88 तक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? पहिएदार कुर्सी यानी कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है कि उसे उठाकर विद्यार्थियों की भीड़ से होकर ले जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? अनुच्छेद 15 का। अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान के मतलब उसमें क्या बोला गया था कि हर जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उसमें स्पेशल व्यवस्था की जाए स्कूलों में भी। ठीक है। फिर है विकलांगता अधिनियम 1905 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? विद्यालय में 1995 में क्या बोला गया था कि अगर आपके स्कूल में पढ़े या ना पढ़े, अगर उस तरह के कोई बच्चे हैं जिनको व्हील चेयर का उपयोग करना पड़ रहा है या फिर जिनके पैरों में कोई प्रॉब्लम है, तो रैंप यानी कि ऐसा कोई रास्ता बनाया जाए जिसपे मतलब रैंप वाला रास्ता होना चाहिए वहां पे बच्चों के आने जाने के लिए, वैसे बच्चों के लिए। तो क्या औपचारिक शिक्षा के लिए योजना और कार्यक्रम, विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा का अधिकार, रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। बिल्कुल सही है, रैंप वाले सार्वजनिक स्थलों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, ये सही है। उसके बाद है रंजन के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए, इस पर एक विचार विमर्श, बिल्कुल गलत है ये, कि इस पर विचार विमर्श करके कुछ नहीं हो सकता कि व्हील चेयर कैसे उठाया जाएगा। उनको रैंप बनाना चाहिए ताकि बच्चे आसानी से अपनी क्लास में पहुंच सके, या फिर ये होना चाहिए कि जो उनकी क्लासेस नीचे के फ्लोर में लगाया जाए ताकि उन्हें ऊपर जाने की जरूरत ही ना पड़े। रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, ये भी गलत है। एक ऐसी भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके, तो ये सही होगा। विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना, तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? ऐतिहासिक वर्णन यानी कि ऐतिहासिक चीजों का चुनाव करते समय मूल्यपरक निर्णय देना। नेक्स्ट है लोकप्रिय घटनाओं को उजागर करना। फिर है प्रसिद्ध व्यक्तियों का मूल्यवर्धन करना। नेक्स्ट है कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष को स्थापित करना, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा, मतलब कि ज्यादा करेक्ट हमारा यही होगा, कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष को स्थापित करना, कि कोई भी ऐतिहासिक वर्णन है तो वो किस तरह से उसको संबंधित किया जा सकता है और उसका निष्कर्ष क्या निकला है उस ऐतिहासिक घटना का। ठीक है। नेक्स्ट है आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। ठीक है। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? विद्यार्थियों के चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक तुलना करना, विद्यार्थियों को विश्व इतिहास से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना। मतलब कि जो भी चैप्टर दिया जाता है हमारे बुक में, उसमें लास्ट में एक बॉक्स में किसी दूसरे मतलब हमारे देश से कहीं बाहर के राज्य के बारे में, देश के बारे में थोड़ा सा कुछ दिया जाता है। जैसे चीन के तांग राजवंश के बारे में दिया गया था, तो इससे क्या होता है, वो तुलना करने के लिए दिया जाता है कि विद्यार्थी तुलना कर सके कि भारत में चोल राजवंश का शासन कैसा था और चीन में तांग राजवंश का शासन कैसा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो हमारा ये 2016 सितंबर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है सारा। 2 वीडियो मैंने करवाए हैं, एक वीडियो में 60 क्वेश्चन, दूसरे में 61 से 90 तक। अब बहुत अच्छे से पढ़ लें। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगी वो ज्योग्राफी के मैराथन क्लासेस का डालूंगी, तो बिल्कुल आप सभी उसे जरूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा वो। ज्योग्राफी के 6th क्लास उसमें पूरा कवर होगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो नए हैं वो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने भी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।